नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा मिश्रा है। आप देख रहे हैं अड़ी। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आज उनकी पत्नी ने दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों को उनके पति और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया, जिसमें केजरीवाल ने कहा है, मेरे जीवन का एक एक पल देशवासियों के लिए समर्पित है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह थी कि जिस कुर्सी पर बैठकर अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक उसी कुर्सी पर पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी बैठकर अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा। अब ऐसे में कई सवाल उठने लगे हैं। क्या सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का कार्यभार सौंपा जाएगा? अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर सुनीता केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्या कोई संकेत देते हैं? आज की अड़ी इसी पर। जेल से सरकार, पत्नी को कार्यभार। चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान होंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बड़ी खबर बताते हैं, और बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं हम कि दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां केजरीवाल ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी है। हाईकोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग भी की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली और उसके बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया गया है अरविंद केजरीवाल की ओर से। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है और हाईकोर्ट से इस पूरे मामले में तत्काल सुनवाई की मांग भी की गई है। बता दें, इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की रिमांड पर भेज दिया था अरविंद केजरीवाल को। 6 दिनों की रिमांड ईडी को मिली थी इस पूरे मामले में, यानी 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर रहेंगे। ऐसे में अपने लिए राहत की उम्मीद करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। अरविंद केजरीवाल की ओर से हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी जुड़ गए। जितेंद्र, और क्या कुछ जानकारी इस पर आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई और 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक यानी कि 6 दिन की रिमांड पर भेजा। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और साफ तौर पर कहा है कि इसकी गिरफ्तारी है वो अवैध और साथ में जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर भेजा है उसको भी चुनौती दी गई और साथ ही जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है मनोहर, उनको ये रिक्वेस्ट किया है आम आदमी पार्टी और जो अरविंद केजरीवाल के वकील उनकी तरफ से कि इस मामले पर तुरंत सुनवाई हो और ये भी मांग की है कि अगर संभव हो तो रविवार यानी कि 24 मार्च को इस मामले में सुनवाई की जाए। तो ये एक बड़ा कदम जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से उठाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनको आबकारी मामले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र भाटी बता रहे हैं कि जो हाईकोर्ट का रुख किया गया उसमें तत्काल सुनवाई की मांग भी की गई, यानी कल 24 मार्च को इस पूरे मामले में सुनवाई की मांग की गई है। अर्जी में कहा गया है कि गिरफ्तारी रिमांड जो है वो गैर कानूनी है। ईडी को रिमांड मिली अरविंद केजरीवाल की 6 दिनों की, उसे गैर कानूनी बताते हुए इस पर सुनवाई की मांग हाईकोर्ट से अब की गई। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट जब उनके वकील पहुंचे थे, लंबी जिरह के बाद ये साफ हो गया था कि उन्हें फिलहाल कोई फौरी राहत नहीं मिल रही है। उन्हें 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया था। एक बार फिर से हम जितेंद्र भाटी का रुख करना चाहेंगे। जितेंद्र, अपने लिए उम्मीद तो राउज एवेन्यू में भी की ही गई होगी, क्योंकि लंबी बहस वहां पर चली थी इसको लेकर। खुद बाकायदा वकीलों की तरफ से तमाम दलीलें पेश की गई थी, ये कहते हुए कि ये गैर कानूनी है जिस तरीके से सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया। अब हाईकोर्ट से उम्मीद क्या की जा रही? देखिए, हाईकोर्ट में जाना इसलिए अहम हो जाता है, एक तो जो हाईकोर्ट में जिस मामले में सुनवाई थी तो वहां पर ईडी की तरफ से दलील दी गई थी, उसमें बिल्कुल नहीं कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, बल्कि ईडी ने यह कहा था कि वो पूछताछ करना चाहते हैं। और जो आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि उनकी गिरफ्तारी होगी, ये सिर्फ उनकी आशंका भर है, वो पूछताछ करना चाहते हैं। अब उस आदेश के बाद जब कोर्ट ने राहत नहीं दी थी, 2 से 3 घंटे के अंदर ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। तो इसी बात को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट से राहत की मांग की जाएगी। देखिए, आपके सामने जब हम आए थे और हमने कहा था कि हमें अंतरिम राहत दी जाए, हम पूछताछ के लिए तैयार हैं, हम कोई समय स्किप नहीं करना चाहते, और पहले भी इसलिए नहीं आए थे क्योंकि ईडी ने इस भूमिका को साफ नहीं किया था कि अरविंद केजरीवाल को किस भूमिका में बुलाया जा रहा है। मसलन उन्हें आरोपी के तौर पर, गवाह के तौर पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर जब वहां पर बताया गया था पर्सनल कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है, उस वक्त तो आरोपी भी नहीं थे। इन्हीं दलीलों को अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो हाईकोर्ट के सामने रखेंगे कि आपके सामने जब सुनवाई हुई थी तब ये चीजें रखी गई थी, लेकिन कुछ घंटों बाद ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर ली गई। इसी बात को अब चैलेंज किया जाएगा और आम आदमी पार्टी की जो पूरी उम्मीदें हैं
वो अब दिल्ली हाई कोर्ट पर टिकी हुई है। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जितेंद्र भाटी हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। तो अरविंद केजरीवाल की ओर से हाईकोर्ट का रुख किया गया है, अपने लिए राहत की उम्मीद करते हुए इस मामले में सुनवाई होगी। अब हाईकोर्ट का चूंकि रुख कर लिया गया, इस पर भी अपडेट्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। आपको अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, वो भी सुनवाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे, जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी। इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने TV9 से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कुछ कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मेरे साथ है। मान साहब, सीधा आपसे सवाल करता हूं कि आपके सबसे बड़े नेता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, वो रिमांड में है, और तीन जो आपके बड़े नेता हैं वो जेल में हैं, चुनाव सर पर है, कैसे लड़ेंगे? देखिए, बीजेपी चाहती नहीं है कि विपक्ष में कोई रहे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जितना तंग किया जा रहा है, मेरे ख्याल में शायद ही इस देश की हिस्ट्री में हो। तो ये डेमोक्रेसी का कत्ल है, लोकतंत्र की हत्या है। अगर आपको 370 से पार का यकीन है तो कम से कम फिर यकीन रखिए ना। आप डर क्यों रहे हैं इतना कि कोई भी छोटा सा अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम बन गया है, एक व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति को गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? मान साहब, मुख्यमंत्री जेल चले गए हैं, सरकार कैसे चलेगी? अब अरविंद केजरीवाल जी का क्या होगा आगे? नहीं, जेल चले गए हैं, ये पक्का थोड़ी जेल चले गए हैं, दोषी थोड़ी साबित हुए हैं, आरोप लगाया है तो जेल में से भी चला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पहले सुब्रतो सहारा जब एक चिटफंड घोटाले में आ गए थे 20,000 करोड़ के, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पैसे दे दीजिए वापस तो हम छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा था मैं जेल में हूं, हालांकि वो तो दोषी थे जी। अरविंद जी तो दोषी नहीं, आरोपी। तो जेल में ऑफिस बनाने की इजाजत दे दी गई थी ताकि वो साइन कर सके। तो इसमें क्या है, ये तो आरोपी हैं, दोषी नहीं है, तो जेल से सरकार चलेगी, अच्छी चलेगी। आप लोग कहते रहे कि दिल्ली की सरकार को चलने नहीं दिया था, बहुत सारी अड़चनें होती हैं, अड़चनें आगे भी आएगी। हो सकता है फैसले लेने में बहुत देरी हो जाए, तो फैसले देरी से ना हो, ऐसा हो सकता है कि फैसले मुख्यमंत्री करें लेकिन किसी को डेजिग्नेट कर दें, कोई डेजिग्नेट CM बना दें। ऐसा अभी हमारी पार्टी में कोई ऐसा विचार नहीं है, लेकिन अरविंद जी हमारे सुप्रीमो हैं, वो पार्टी के गठित उन्होंने की है, प्रधान हैं और चुने हुए हैं डेमोक्रेटिक तरीके से। तो जो इंटरनल डेमोक्रेसी हमारी पार्टी में, वो उसके हिसाब से चुने हुए हैं, वही करेंगे लीड। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आपने सुना, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि जेल में भी रहेंगे अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल ने
अरविंद केजरीवाल का संदेश पड़ा, जो हाव भाव उनके थे, जो पोजीशनिंग थी, उसको लेकर भी अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। हरीश खुराना प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अतुल लोंढे पाटिल प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संजीव जी, आप ही का रुख करना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल का संदेश सुनीता केजरीवाल ने जिस तरीके से पढ़ा, उसकी टाइमिंग को लेकर, उसकी पोजीशनिंग को लेकर, जो उनके हाव भाव थे, उसको लेकर अब तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या अगर नौबत आन पड़ी तो क्या अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी चुन लेंगे वो सुनीता केजरीवाल को? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आज चूंकि शहीदी दिवस भी है, और जब भगत सिंह जेल गए थे तो लोग उनको अंग्रेज उनको आतंकवादी कहते थे, हमारे शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं। और मुझे लगता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। जिस तरह से भगत सिंह की चिट्ठी ने पूरे देश में क्रांति लाई थी, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का अब ये मैसेज पूरे देश में एक नई क्रांति लाएगी और देश के संविधान की और देश जनतंत्र की लोग रक्षा करने के लिए सड़कों पर आएंगे। दूसरी बात देखिए, मुझे लगता है कि अब हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपने कंफर्ट से बाहर निकल करके इस देश की जनतंत्र की और इस देश की संविधान की रक्षा करें। क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार अब अलोकतांत्रिक हो गई है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार तानाशाह हो गई है। वो अपोजिशन को खत्म कर देना चाहती है। वो कहती है 400 पार। कैसे 400 पार? तो सबको जेल भेज दो, सबको जेल भेज दो। अपने आप जो कुछ भी रसिया में हुआ, जो नॉर्थ कोरिया में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, अब ये भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो उससे अब इस देश को बचाना, ये लड़ाई उसकी है। मुझे लगता है कि ये उत्तराधिकारी चुनने की बात नहीं है। सुनीता जी भी अब अपनी कंफर्ट से बाहर आकर के ये जो लड़ाई है, उस लड़ाई का एक हिस्सा बन रही है, और मैं स्वागत भी करता हूं। तो इसीलिए अब ये वक्त आ गया है कि चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे हर किसी की जिम्मेदारी कि इस देश का संविधान बचे। ये बड़ी लड़ाई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट भ्रष्टाचार की जांच के लिए नहीं हुई है। अगर भ्रष्टाचार की जांच के लिए अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट हुआ होता तो ये तो ओपन एंड शट केस है ना। ये कहते हैं कि साउथ लॉबी 100 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी का दिया, यही जांच हो रही है ना। वो साउथ लॉबी अरविंद केजरीवाल जी को 100 करोड़ दिया कि नहीं, उसकी जांच 2 साल से कर रहे हैं, एक अटर्नी नहीं मिला। लेकिन वो साउथ लॉबी 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को रेड का दिया, ये तो सबके सामने है कि ईडी का रेड किया। नहीं तो मतलब आम आदमी पार्टी अपने उसी रुख पर कायम है संजीव जी कि मुख्यमंत्री पद पर अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे? ये बिल्कुल कायम है। और कायम क्यों है? ये कायम इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल को मैंडेट दिल्ली की जनता ने दिया है। और दिल्ली की जनता ने मैंडेट क्यों दिया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा दी, 24 घंटे बिजली दी, फ्री बिजली दी, फ्री पानी दी। आज देखिए, महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री है, 1000 रुपए महिला को देने वाले हैं। इससे घबरा रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जो 10 साल देश का हाल किए हैं, अरविंद केजरीवाल जो लोकप्रियता से घबरा कर अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है संजीव जी, जब तक आप अपनी बात रख रहे थे उस दौरान मैं देख रही हूँ हरीश खुराना जी आप लगातार मुस्कुरा रहे हैं। आप पर भी कई गंभीर आरोप संजीव झा जी ने इस दौरान लगा दिए हैं, बीजेपी पर कई आरोप लगा दिए, कहते हुए कि लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं आप लोग। प्रतिमा जी, 2-3 बातें करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। अभी संजीव झा जी हमारे छोटे भाई कह रहे थे कि सुनीता केजरीवाल बनेंगी या नहीं बनेंगी। आज आपने एक चीज नोटिस करी, आपने अरविंद केजरीवाल की कुर्सी थी और अरविंद केजरीवाल का ही ऑफिस है जहां से उन्होंने किया। तो एक शुरुआत है, हो सकता है अगले कुछ दिनों में हम सुनीता केजरीवाल को एक परिवारवाद के रूप में एक नया मुख्यमंत्री देखें। वो खैर भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, या संजीव झा को पता होगा। लेकिन अभी एक उन्होंने ऑब्जेक्शन पर बात करी, अपने आप को भगत सिंह से कंपेयर किया अरविंद केजरीवाल को। भगत सिंह से कंपेयर क्यों कर रहे हैं जी? भगत सिंह ने कभी जेल जाने से मना नहीं किया था। आपने तो लगातार 3 दिन कोर्ट के अंदर गुहार लगाई थी, जी मैं जांच के लिए तैयार हूं जी, मुझे अरेस्ट मत करना जी, मुझे प्रोटेक्शन देना। ये भगत सिंह ने तो नहीं कभी जिंदगी में कभी नहीं कहा, तो हंसते हुए जेल चले गए थे। दूसरी बात, आप भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हो। भगत सिंह गए थे देश की आजादी के लिए और आप गए हो भ्रष्टाचार के लिए, इसलिए भगत सिंह से कंपेयर करना बंद करिए, पहली बात तो। दूसरी बात, आप ये हम पर आरोप लगा रहे हैं कि ये पॉलिटिकल है, हमसे पॉलिटिकल अरेस्ट है। 9 बार आपने सम्मन को इवेट किया। अक्टूबर से आपको सम्मन दिए गए। आपके लिए विपाशना इंपॉर्टेंट था, आपके लिए चुनाव इंपॉर्टेंट थे, आपके लिए दिवाली इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कानून का सम्मान करते हुए सम्मान इंपॉर्टेंट नहीं थे। आप जानबूझकर आप जो लुका छिपी का खेल खेल रहे थे, उसके जिम्मेवार आप स्वयं हैं। और आप कहते हो कि ये पॉलिटिकल अरेस्ट है। 14 महीने से इसी केस के अंदर
आपके मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही है। 4 दिन पहले क्यूरेटिव पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी वो आपकी रिजेक्ट हो गई। संजय सिंह आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो हरीश 6 मिनट यही में- तो कहा भी जा रहा है विपक्ष की ओर से ना कि केवल विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इसीलिए वो जब ये इसको पॉलिटिकल बता रहे हैं। प्रतिभा जी जब ये बात बोलते हैं कि ईडी दायर कर रही है, इनको ये बताना भूल जाते हैं कि माननीय न्यायालय इनको बेल नहीं दे रहा है। और जब माननीय न्यायालय की बात बेल नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जब ये आरोप लगाते हैं, राजनीतिक आरोप लगाते हैं कि ईडी परेशान कर रहा है, ये माननीय न्यायालय का अपमान करते हैं। क्योंकि माननीय न्यायालय की वजह से जेल में है। ईडी ने अपना केस फाइल किया, ईडी ने अरेस्ट किया, दिखा दिया। अगर केस में मेरिट नहीं है तो ठीक है। छूट जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन 14 महीने से सुप्रीम कोर्ट तक अगर आप बेल लगाए, 16 एप्लीकेशन है प्रतिभा जी, 16 एप्लीकेशन बेल की रिजेक्ट हुई है मनीष सिसोदिया की। उस पर कुछ नहीं बोलेंगे ये। ठीक है, अतुल जी आपका मैं रुख करना चाहूंगी। कुल मिलाकर आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में लगातार समन्स भेजे गए, आप पेश नहीं हुए और ऐसी नौबत आई कि आपको घर जाकर अरेस्ट करना पड़ा। और आप लोग लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से उन्हें अरेस्ट किया गया। इस पूरे मामले में ये जो सियासत हो रही है, इसका नफा नुकसान क्या देख रहे हैं आप आने वाले लोकसभा चुनाव में, खासतौर पर क्योंकि जो टाइमिंग है वो बहुत क्रूशियल है। नहीं, ज़्यादा फायदा होगा। लोगों को पता है कि ये चंदा दो धंधा लो वाली जो पार्टी है वसूली भाई की, ये पार्टी कितनी भ्रष्टाचारी है ये तो ओपन हो गया। 4 लाख करोड़ के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए है, हमने इस्टेब्लिश किया है। ये 4 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए, उसके बदले में इनको चंदा मिला है। और इनके अंदर का अंग्रेज कैसा जागरूक हो गया देखो। ये भगत सिंह है तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं जेल नहीं जाऊंगा। तो अंदर का अंग्रेज, पहले अंदर अंग्रेजों की मुखबिरी की थी तो वो है गुण, तो वो गुण बाहर निकल आया। लेकिन एक बात मुझे आप बताइए कि जो बात अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कांग्रेस के पूरे खाते जो है वो फ्रीज कर देना, एक ऐसे चीज के लिए जो लेट होता है उसके लिए सेक्शन 134 क्या कहता है, वो कहता है 10,000 का ये होना चाहिए, जब पेनल्टी ज़्यादा से ज़्यादा 20% पैसा भर के इंस्टॉलमेंट भी दिया जाता है। लेकिन हाई हैंडेडनेस जो है वो दिखाया है, वो किया है, और झूठी बातें रखी है वो सामने आई जाएगी, वो कोई छुपने वाला नहीं है। और इधर फिर केजरीवाल जी को 9 समन आपने दिए, पहले समन पे क्यों नहीं अरेस्ट किया? अगर किंगपिन है तो 14 महीने आप इंतजार कर रहे थे क्या? अगर किंगपिन है तो इतने दिन में आपको बाद में पैसे पता चला। वो शरद रेड्डी जो अप्रूवर बना है, अप्रूवर की बातें कब से फाइनलाइज होने लगी है? मतलब आप भी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। अतुल जी आप भी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। आपने जय अवस्थी जी का एक बार मैं रुक करूंगा सर, मैं आऊंगी आपके पास। पूरी कीजिए जल्दी सर। हाँ, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने नहीं देना, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखना और अपने हार की डर से वो सब हथकंडे इस्तेमाल करना, सत्ता के इसमें आकर वो सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो गलत ही है ना, आपने पहले क्यों नहीं किया अरेस्ट? ठीक है, अवस्थी सर आपका मैं रुक कर रही हूँ। कुल मिलाकर देखिए विपक्ष इस पूरे मामले पर यही कह रहा है कि अगर आपको 400 पार का इतना ही कॉन्फिडेंस था तो ये जो टाइमिंग है इसको लेकर उसकी तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि आपने चुनाव से ठीक पहले जो कांग्रेस के खाते फ्रीज करना हो, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे। प्रतिमा जी, इस कांग्रेस के खाते डिफ्रीज होने हो या अरविंद केजरीवाल को न गिरफ्तार करना हो या बेल मिलनी हो, ये तय न्यायालय करेगा। कोर्ट में गए, सभी लोग गए, कांग्रेस पार्टी भी गई। लेकिन मुझे आज हैरत हो रही है कि सिर्फ 3 सीट के लिए, दिल्ली की 3 सीट के लिए, भरूच में तो अपने वो अहमद पटेल जी वाली सीट उन्होंने दे ही दी, बाकी सीट पंजाब की पूरी कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है आम आदमी पार्टी के लिए, सिर्फ दिल्ली की 3 सीटों के लिए जो कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता ऐसा नहीं था, अजय माकन हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, बाकी लोग हों जिन्होंने इस शराब घोटाले को, एक ने तो कहा कि ये शराब घोटाला ही हमने किया जी, ओपन हमने किया है, ये सरकार ने नहीं किया, ईडी ने नहीं किया, हमने किया ला करके। ये कांग्रेस पार्टी ने तब से लेके अब तक। ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी के पूरे रुख में परिवर्तन क्यों हुआ सिर्फ 3 सीट के लिए? ये लोकतंत्र नहीं बचा रहे आप, ये अपनी सत्ता के लिए कर रहे हैं आप। बात बड़ी साफ सी है प्रतिमा जी, सुनीता जी बने, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, मैं सचमुच इस मामले में, लेकिन जयललिता हो या हेमंत सोरेन हो या लालू यादव हो या और कोई हो, जब भी कोई जाता है अगर जेल गया है, या तो वो बेल पे बाहर आए, उस पर आरोप न्यायालय उसको बेल दे, लेकिन अगर बेल नहीं मिलती है तो मुझे लगता है, और फिर एक बात और,
एक बात और, ये तो एकमात्र कट्टर ईमानदार पार्टी है ना, और किसी को तो कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट नहीं देते, खुद अपने लिए लेते हैं ना कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और खुद प्रतिमान तय आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने तय किए थे। छोटी गाड़ी लूंगा, छोटा बंगला लूंगा। लोग मेरे से कह रहे हैं लोग 4 कमरे वाला, मैंने कहा नहीं, मैं 2 कमरे वाला ही मैं रहूंगा। फिर उनका नहीं वो लोग भी तो आएंगे आपसे मिलने, तो चलो 4 कमरे वाला ले लेता हूँ। ये सारी बातें खुद प्रतिमान उन्होंने तय किए थे। ठीक है, हम सब लोगों की भी उम्मीद थी। ठीक है, मैं सच कहता हूं, इसमें जो कोई दो राय आपने नहीं। बात कही है उसी पर मैं कांग्रेस का जवाब जरूर चाहूंगी। अतुल जी, कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है ये तो आपका अलायंस हो गया, आप लोग एक गठबंधन का हिस्सा हो गए, सीटों को लेकर आप पर सवाल पूछा जा रहा है। जी, कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि ऐसे कई वीडियोस अब सरफेस हो रहे हैं जिसमें इसी शराब नीति पर कांग्रेस के तमाम नेता सवाल पूछते थे, कटघरे में खड़े करते थे दिल्ली सरकार के अलग अलग नेताओं को, मंत्रियों को, खुद अरविंद केजरीवाल को घेरा जाता था। तो कहीं ना कहीं किसी एक की मुश्किल दूसरे का मौका हो सकती थी इस पूरे मामले में, वो तो अलायंस हो गया। नहीं प्रतिमा जी, एक बात समझ लीजिए, आप आज लोकतंत्र खतरे में है, आज देश का संविधान खतरे में है। एक मंत्री कहते कहते कह देता है कि देश का संविधान बदलना है, इसलिए हमें 400 जगह चाहिए। तो संविधान क्या बदलना है तो सबको पता है, मनुवाद क्या है सबको पता है, बंच ऑफ थॉट क्या है। बंच ऑफ थॉट का अगर आप प्रस्तावना भी पढ़ लोगे ना तो आपको पता चल जाए कि ये देश को किस दिशा में ये लेके जाना चाहते हैं। अब मैं अवनीश जी को कई सारी बातें बता सकता हूँ। इस देश के प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने जाकर मेघालय में क्या कहा था, कोनराड संगमा सबसे भ्रष्ट नंबर 1 का पार्टी का है, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री इस देश में कोई नहीं है। वहां पर जाकर जो मुख्य है साथ में बैठ गए, जैसे सरकार आती है। छगन भुजबल जी को इन्होंने क्या क्या नहीं कहा था, छगन भुजबल जैसे इनके साथ में आ गए तो उनकी फाइलें गायब हो गई है। अजित पवार के बारे में तो एक कदम और आगे निकल गए, ये कहते हैं कि नहीं गलती से उनका नाम डाला गया था। तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का जो इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल तो सारी दुनिया जो है वो देख रही है। हमने आरोप किए थे, हमने कुछ सबूत रखे थे, हम विपक्षी पार्टी है वहां पर, हमने कुछ आरोप किए थे, हमने कुछ सबूत रखे थे, लेकिन ये इसकी इजाजत नहीं दी थी कि आप इस्तेमाल करो, आप चुनाव के लिए लोगों को जेल में डालो, लोगों की पार्टियां तोड़ो और अपने पार्टी में शामिल कर लो। आज लेवल प्लेइंग फील्ड रखा नहीं है। आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की परिस्थिति जो है वो खत्म करने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है, और उसके खिलाफ भी अगर अवनीश जी कहते हैं कि हम नहीं लड़े तो ये हो नहीं सकता है। क्योंकि आपने एक मिनट, मेरा सवाल है, जानते फिर आप छोटा सा बाबा बोल दीजिए। मैं आप उसी में बोल देना। ये पंजाब की कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रही बात, ये संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की चिंता पंजाब की कांग्रेस पार्टी को नहीं है। एक देखिए, राजनीतिक बातें और लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने की राजनीतिक बात है ना, इसको लोकतंत्र से बचाने की और संविधान से क्यों जोड़ रहे हो आप? तो क्यों ये सवाल? अच्छा अवनीश जी मेरा एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है आपको। आपने कभी मोदी हाँ करिए ना, जितने मर्जी करिए। कभी मोदी जी से सवाल पूछा? आप कट्टर जुमलेबाज हो, आप कट्टर धोखेबाज हो, ये पूछा सवाल आपने मोदी जी? ठीक है, अब जवाब सुनिए। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े, उनका भी मैं रुक करना चाहूंगी। ठीक है, ये 1-to-1 डिबेट यहाँ पर नहीं हो रही है सर। एक इशू पर बोलने के लिए कई लोग मौजूद हैं। हरीश खुराना जी, इस बीच में आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि कुल मिलाकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो तमाम नेता मंत्री जो कभी आप ही के नेताओं की तरफ से जिन्हें भ्रष्ट कहा जाता था, काम विश्लेषक के नाम पर आप जैसे लोग भी कर रहे हैं। प्रतिमा जी, उन्होंने सवाल मुझसे किया, मैं जवाब दूंगा। 1 सेकंड, एक बार 10 सेकंड में जवाब दूंगा जल्दी। ये जितने भी लोगों के नाम आप गिना रहे हैं, अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो या और कोई हो, इन सब पर क्लीन चिट आपने दी है जब तक आपके पास थी। ये वॉशिंग मशीन भाजपा के पास नहीं, उससे पहले आप धो देते थे उनको। आप कहते थे कोई नहीं है, ये राजनीतिक विद्वेष है। अशोक चव्हाण, आपने क्या किया? आपने अजीत पवार के साथ सरकार बनाई। छुटकारा नहीं है। आरोप किसने किया था? ईमानदार आरोप किसने किया था? आपने कहा आरोप किसने किया था? आपने कहा आरोप भाजपा ने किया था, आरोप नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आपने सवाल पूछा क्या? आपने सवाल पूछा मोदी जी को कि जिसके ऊपर आप आरोप करते हो ऊपर क्या कार्रवाई की? आपने मोदी जी से सवाल पूछा क्या? आपने मोदी जी से सवाल पूछा भेजा ना उनको? वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं पड़ी। 27 जुलाई को भोपाल की सभा से 27 जुलाई को ऊपर कोई आरोप नहीं है, राजनीतिक आरोप। पवार पर 70,000 करोड़ का आरोप लगा दिया। वो तमाम नेता जो पहले किसी और दल में थे लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए, उसको लेकर यहाँ पर तीखी बहस हो रही है कि जो उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे उस पर जवाब क्यों नहीं लिया जाता। उसकी वजह बोल रहे हैं कि उनका पास्ट क्या था, अब ये मायने इसलिए नहीं रखता है क्योंकि उनका प्रेजेंट बीजेपी है। हरीश खुराना जी, प्रतिमा जी, मैं आप जैसे लोग ही देश के लोग। ओके अतुल जी, मेरा टर्न है, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था ना, मेरे को बोलने दीजिए ना। मैं अतुल जी की और कांग्रेस की समस्या समझ सकता हूं। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला।
मैं अतुल जी बोल लूं? धन्यवाद। अतुल जी की प्रॉब्लम, कांग्रेस की प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूं। ना इधर जाए ना उधर जाए, विलासित सामान कहां जाए इनको समझ में नहीं आ रहा। इन्हीं के दिल्ली के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष ने कंप्लेन करी 2 जून 2020 को कि ये कंप्लेन है और ये कॉपी है कमिश्नर ऑफ पुलिस को, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर। आज क्या मजबूरी है इनकी, ये तो ये इनको पता होगा। आज जिस प्रकार से डिफेंड कर रहे हैं ये तो इनको पता होगा। दूसरी ओर अतुल जी ने बात उठाई कि ये हमारा आईटी का ये हो गया, ये सब कुछ हो गया। मुझे लगता है जब ये लोग आरोप लगाते हैं ना तो ये भूल जाते हैं कि कानून के हिसाब से काम होता है और कानून के हिसाब से सब चलता है। या पेपर में है, मैं भी दिखा रहा हूं आपको पेपर। ये आज की अखबार की कटिंग और कल हाई कोर्ट के अंदर ये आपका केस आया। तो क्या लिखा है, मैं हेडलाइन पढ़ रहा हूं। कॉन्क्रीट एविडेंस अगेंस्ट कांग्रेस विद आईटी डिपार्टमेंट सेज हाई कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, माननीय हाई कोर्ट कह रहा, और ये आज की प्रमुख अखबारों की हेडलाइन है। तो अतुल जी, जब आप आरोप लगाते हैं ना, आप राजनीतिक आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कानून के अंदर जब आप केस लड़ने जाते हैं हाई कोर्ट के अंदर, आपके पास दस्तावेज नहीं होते हैं, आप वहां केस हारते हैं। इसलिए दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता सब देख रही है कि असलियत क्या है। असलियत ये है कि आप हर मोर्चे पे, आप चाहे वो कानूनन मोर्चा हो चाहे वो मॉरल मोर्चा हो, आप फेल हो चुके हो। यही आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप पानी पी पी के गाली निकालते थे। आम आदमी पार्टी आपको गाली निकालती थी, राहुल गांधी को सबसे भ्रष्टम नेता एक कहती थी, विश्व का सबसे भ्रष्टम नेता कहती थी, सोनिया गांधी को हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्टम नेता कहती थी। आज मजबूरी आपकी क्या है ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन आज आपके लिए अरविंद केजरीवाल भगवान हो गए हैं, तो आपको मुबारक हो। लेकिन आपको आपका ये जो इससे पहले हमारे पर आरोप लगाएं कानून के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से। ठीक है हरीश जी, अतुल जी अपना जवाब जल्दी से दीजिए, फिर मैं संजीव जी का रुख करूंगी। देखिए, ये खुराना जी जो बोल रहे हैं ना, इतना झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनका धंधा ये झूठ बोलना, झूठे आरोप करना, जुमलेबाजी करना। इन्होंने 2G के आरोप किए थे, 2G के आरोप किए, इन्होंने काफी हल्ला मचाया। और जब कोर्ट के सामने मसला आया तो कोर्ट ने कहा कि हम 11 से 7 बजे तक 7 साल बैठे रहे, सबूत का इतना चिट्ठा भी न लाया। कई बार मैं बता चुका हूं। अभी संजय राउत जी ने, राहुल कुल नाम के इनके विधायक है, उनका 500 करोड़ का घोटाला जो है शक्कर कारखाने का, शुगर फैक्ट्री का, वो मोदी जी को उसके सारे पेपर्स दिए, ईडी को सारे पेपर्स दिए, इंक्वायरी नहीं कर रहे। आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पे हम इंक्वायरी मांग रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। ये लोग सच्चाई से भाग रहे हैं, सब सामने आ गया। ये मैच करके दिखा दिया हमने कि आपको 2000 करोड़ का, देखो बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, कार्रवाई नहीं कर रहा, बीच में मत बोलिए, क्यों नहीं जा रहे? अभी आप बीच में देखो अभी सच्चाई कही ना, सच्चाई कही तो जलन हो गई, बीच में बोलना शुरू हो गया। मैं तो एक एक परते खोल रहा था। 2000 करोड़ का इनको जो पैसा चंदा मिला है, उसके बदले में इन्होंने 4 लाख करोड़ का धंधा दिया है। ये तो सबूत के साथ आज जयराम सर ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सच्चाई सामने रख दी है, मैच टू मैच कर दिया। ये पार्टी ऐसी है कि जब नितिन गडकरी अध्यक्ष थे, इसके तो कहते थे रेड्डी के ऊपर जो हुआ था वो भी सामने आया था, प्रूव हो गया था सब। नहीं, हम तो बोले किसी पे आरोप होने से किसी का इस्तीफा नहीं लेते। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। सुषमा स्वराज जी ने भी उसका सपोर्ट किया था, और मदन लाल खुराना जी भी थे। पूछ लेना आपने, जो भी बुजुर्ग लोग हो गए आपके पार्टी की, कैसे बेशर्मी से ये सारी बातें होती है कि हम आरोपों पे किसी का इस्तीफा नहीं लेते। बताओ मुझे बताओ कि बीजेपी के इसके ऊपर आरोप हुआ होगा या सिद्ध भी होगा, किसी ने आरोप दिया है, किसी ने इस्तीफा दिया है? कभी नहीं हुआ ये। तो ये इन लोगों की फितरत है। जवाब दूंगा मैं। नो ठीक है, नहीं अब इस बीच में संजीव झा जी को मिलाना चाहूंगी। देखिए वो बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इंक्वायरी नहीं करते। हरीश जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन संजीव जी को भी बोलने का मौका देंगे ना, क्योंकि तमाम आरोप आप उन्हीं पर लगा रही है, कहते हुए कि भाई उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को पद से। सवाल मेरा संजीव जी आपसे ये है, कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष जरूर एकजुट हुआ है। हम देख रहे हैं किस तरीके से आप सब एक साथ आए और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया गया, अवैध बताया गया। लेकिन अब पार्टी को एकजुट रखना क्या बड़ी चुनौती नहीं रहने वाली है, क्योंकि आपके तमाम बड़े नेता इस वक्त जेल में? हाँ, देखिए, अभी मैं सुन रहा था, ये कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई थी। हाँ, ये लड़ाई राजनीतिक थी, लेकिन राजनीतिक लड़ाई तब है ना जब जिसका जनतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। आपने तो इस देश के जनतंत्र और संविधान को तार-तार कर रहे हैं। आप चुनाव का, आज देखिए आचार संहिता लग गई है और चुनाव हो रहा है। कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? कल ही बंगाल के एक मंत्री के यहाँ फिर रेड हो गया, अरविंद केजरीवाल जी को आपने जेल भेज दिया। आज हमारे एक एमएलए के यहाँ आईटी की रेड हो गई, कांग्रेस के आपने अकाउंट फ्रीज कर दिए, आम आदमी पार्टी का आपने ऑफिस ही फ्रीज कर दिया।
तो इस तरह से अब प्रधानमंत्री कहते थे 400 पार, तो 400 पार कैसे? तो 400 पार सबको जेल भेज दो और 400 पार कर लो। लेकिन मैं एक और सनसनीखेज बात बताऊं मैं आपको, ये 400 पार केवल संविधान बदलने के लिए नहीं कर रहे हैं। 400 पार भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता आगे प्रधानमंत्री ना बन पाए इसलिए भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को पता है चाहे अपोजिशन है, जब भारतीय जनता पार्टी नेता इनको जेल जाना तय है। तो 400 पार करके ऐसा कानून बनाएंगे जैसे रशिया में पुतिन ने कानून बनाया कि अब जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, नरेंद्र मोदी रहेंगे, तब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे। तो अब देश को ये रशिया हो, नॉर्थ कोरिया हो या पाकिस्तान के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये नहीं जान रहे हैं कि इस देश की जनतंत्र की बुनियाद भी बहुत मजबूत है। ये देश कभी तानाशाह को बर्दाश्त नहीं करता है। और अभी प्रतिमा जी आप सर्वे दिल्ली में करा लीजिए, मैं दावे से कहता हूं इनके नेता अगर जाएं तो लोग इनके अपने घर में आने बैठने नहीं देंगे, इतने लोग गुस्से में हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ अन्याय किया, एक बात। दूसरी बात कह रहे हैं कि क्या पार्टी इकट्ठा करना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं मुश्किल है। पार्टी देखिए, हम सब लोग राजनीति में कोई पेशा राजनीति करना इसलिए नहीं आए थे। 2011 के आंदोलन के बाद हम इसलिए आए थे कि इस राजनीति में अंतिम आदमी के अधिकार की लड़ाई लड़ी जाए। तो हम सब बिल्कुल एकजुट हैं, और हम ही नहीं, दिल्ली की जनता और देश की जनता भी एकजुट होगी, क्योंकि 10 साल में मोदी जी ने केवल जुमले किए हैं, लोगों के फायदे की बात नहीं करी है। अब तो देश देख लिया ना। हम ये कह रहे हैं कि इसी शराब का आरोपी इनके अलायंस पार्टनर के साथ आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है। और ये 100 करोड़ की ट्रेल की बात मैंने पहले ही कहा कि ट्रेल ढूंढ रहे, ट्रेल कहाँ है, ट्रेल कहाँ है? ट्रेल तो मिल गया कि आपको जिसको आपने कहा 100 करोड़ आम आदमी पार्टी को दिया अरविंद फार्मा ने, वो 55 करोड़ रुपए तो आपको दिया। तो क्या फिर गृह मंत्री को, क्या फाइनेंस मिनिस्टर को जेल नहीं जाना चाहिए? भाई हरीश खुराना जी, आप मेरे भाई हैं, चुनौती आप पे भी है। मैं जानता हूं कि आपके पिताजी का लंबा संघर्ष रहा है, लेकिन आपको अब जगह नहीं मिलने वाला, अपनी भी लड़ाई लड़ लो। हम तो बोल रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इतिहास जब भी लिखी जाएगी ना, तो ये भी देखा जाएगा कि इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी ने बुला दिए, क्योंकि अभी सर्वोपरि ये है उनकी नजर में कि लोकतंत्र बचे रहना चाहिए, क्योंकि इनके हिसाब से लोकतंत्र खतरे में। हरीश खुराना जी, देखिए प्रतिमा जी, अभी संजीव जी हमारे मित्र हैं, राजनीतिक मित्र हैं, इन्होंने एक बात करी कि चूंकि चुनाव हो चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है, ये लोग रेड डाल रहे हैं। किस संविधान में कहा है और क्या चूंकि चुनाव की बेला आ चुकी है, आपको अधिकार मिल जाता है भ्रष्टाचार करने का? क्या ईडी आपके ऊपर रेड ना करे? क्या ईडी आपको गिरफ्तार ना करे? ये कहाँ का लॉ है? ये कहाँ का रूल कहता है कि चूंकि चुनाव है इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? आपने अगर जुर्म किया है तो कार्रवाई होगी, चुनाव हो या ना हो, पहली बात। दूसरी बात, अतुल जी ने एक बात करी, इन्होंने भी मेरे पिताजी का नाम लिया, इस्तीफा नहीं होता। आपको जानकारी दे दूं, अडवाणी जी हो या मदन लाल खुराना जी हो, उनके ऊपर आरोप लगा था 3 लाख रुपए का, सिर्फ 3 लाख रुपए का। इस्तीफा दे दिया था सीएम चिप से। इसलिए आप ज्ञान यहाँ बैठ गए, अतुल जी ज्ञान मत पेलिए कि ये होता है और ये होता है। आपको सच्चाई नहीं मालूम तो इसलिए शांत होकर बैठ जाइए। ये है भारतीय जनता पार्टी। आरोप लगता है, ये तो अरविंद केजरीवाल सिर्फ कहते हैं कि, क्या कहते थे आने से पहले, आरोप लगाइए, अगर आपके ऊपर आरोप लगाए पहले इस्तीफा होगा फिर बाद में जांच होगी। आज जेल के अंदर हैं अरविंद केजरीवाल जी, और क्या कह रहे हैं, हम तो जेल से सरकार चलाएंगे, हम तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है इनकी नई राजनीति, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे। कोई कानून उन्हें रोकता भी नहीं है हरीश जी, इसीलिए ये लोग लगातार कह भी रहे हैं कि ऐसा कोई कानून है नहीं, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो सकता तब तक वो चला सकते हैं। तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन? प्रतिमा फिर ये क्यों बोलते थे 2013-14 के अंदर कि आरोप लगता है तो पहले इस्तीफा होना चाहिए, फिर जांच होनी चाहिए। आज जब आरोप भी लग गया, जांच भी हो रही है, जेल में भी चले गए हैं, उसके बावजूद इस्तीफा नहीं होगा, ये कहाँ का मॉरल ग्राउंड है? ये कहाँ की नैतिकता है? कहाँ की प्रैक्टिकलिटी है? ये बताइए ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? हर बार आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा परमिशन लेने के लिए, हमें कैबिनेट मीटिंग करनी है? क्या बात करते हैं? ठीक है, आपने जयेश जी अपनी बात कही है, फिर मैं इन दोनों का रुख करूंगी। प्रतिमा जी, जैसा आपने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है, ये उस समय अरविंद केजरीवाल जी को मालूम नहीं था जब आरोप लगने पे वो ये कह रहे थे कि आरोप लगे और उसको इमीडिएट जेल में जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, सबको गिरफ्तार कर। शीला दीक्षित जी के खिलाफ इतनी लंबी चौड़ी मोटी फाइल उन्होंने की थी, जिसके बारे में उन्होंने एक भी काम नहीं किया, एक भी नहीं किया, क्योंकि था नहीं कोई। आज भी लोग शीला दीक्षित जी को याद करते हैं दिल्ली में, इसमें कोई दो राय नहीं। मदन लाल खुराना जी को याद करते हैं आज भी। मदन लाल खुराना हो, एलके अडवाणी हो, उमा भारती हो, तीनों के ऊपर आरोप लगे, सिर्फ डायरी में नाम आया था और उन्होंने इस्तीफा दिया था और कहा था कि जब तक मैं क्लीन चिट नहीं मिल जाती मुझे, मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रहूंगा मैं। ये है हकीकत। उदाहरण दीजिए अतुल जी आप या संजीव जी,
बात बड़ी साफ सी है कि एक बहुत ही बड़े विराट स्वप्न के साथ दे दूंगा। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को एक स्वप्न के लिए एक दिया था। लेकिन उन तमाम स्वप्नों पे आप एक बात बताइए, शराब पर वैट घटाते हैं, पेट्रोल पे नहीं। अब बात करते हैं संजीव जी, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए और इसको लेकर दोहरा रवैया क्यों? जब यही अपेक्षा आप दूसरों से करते हैं तो खुद कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे? देखिए, दो बातें हैं। एक बात कि यह मैंडेट अरविंद केजरीवाल को मिला और दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को मैसेज मैंडेट लगातार 2 बार इसलिए दिया, भारतीय जनता पार्टी के तमाम झूठ परोसने के बावजूद, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता चाहती थी कि जो काम चल रहा है वो काम अनवरत चलता रहे। मैं भी एक विधायक हूँ और ये विधायक दल का ये प्रेरोगेटिव है कि अपना नेता किसको चुने। तो हमें ये लगता है कि हमारा नेता अरविंद केजरीवाल है और अरविंद केजरीवाल को सरकार भी चलानी चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी को पार्टी भी चलानी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि इस्तीफा लगते ही आप चले क्यों नहीं जाते। मैं प्रतिमा जी आपको आंकड़े देता हूं, अगर हमारे सभी विधायक मंत्री को जोड़ लीजिए तो 187 FIR कर चुके हैं और अगर आरोप लगते ही FIR होते ही इस्तीफा दे देते तो एक भी विधायक नहीं बचता। और सारे उस 187 FIR में 145 FIR में कोर्ट ने कहा कि ये बेबुनियाद FIR है, पुलिस ने एक पार्टी की तरह काम की है। तो अब एक बात समझिए कि इनकी कोशिश ही यही थी, चूंकि आज अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, दिल्ली की जनता जानती है। और वो क्यों, एक बात बताइए, दिल्ली में हम आए थे, घाटे का बजट था। आज दिल्ली में हम बिजली फ्री दे रहे हैं, 24 घंटे दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, लोग बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री दे रहे हैं, हम आज लोगों को पढ़ाई फ्री दे रहे हैं, इलाज फ्री दे रहे हैं, उसके बाद भी फायदे का बजट है। अब इनके भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, पूछिए घाटे बढ़े हैं, घाटे कम नहीं हुए। केंद्र में तो इन्होंने GDP के बराबर घाटा कर दिया। तो इसका मतलब फिर तो ये महाभ्रष्ट लोग हैं। कहा गया सारा पैसा लूट कर खा गए। तो मुझे लगता है कि अपने गिरबान में झांकिया। तीसरी बात, जब मैं कह रहा हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, अभी देखिए ईडी का रेड हुआ। ईडी का रेड बंगाल में एक मंत्री क्यों हुआ? तपस रॉय जी को जनवरी में रेड हुआ और मार्च में पार्टी ज्वाइन कर लिए हुए। भाई बंगाल में उद्धव जी के ग्रुप का एक MLA लगातार 3 बार समन हुआ, चौथे समन से पहले भाजपा ज्वाइन कर लिया और अब वो उसके पास कोई समन नहीं जा रहा है। तब मैं कह रहा हूं आज फिर आप रेड करा रहे हैं। अब इलेक्शन क्या, इलेक्शन कमीशन लिख के दे रही है क्या? इलेक्शन कमीशन नहीं दे रही है क्या? और इस बार फिर से आपसे वही जवाब की अपेक्षा है कि सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही है, वही नजर आ रहे हैं, सारा एक्शन भी वही हो रहा है, उसी को लेकर बार बार सवाल पूछा जा रहा है, टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। देखिए प्रतिमा जी, 350 करोड़ रुपए कैश अगर कांग्रेस के MP में मिलता है तो इसमें ईडी का कसूर बताइए ना, क्या है? कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। 50 करोड़ रुपया अगर तृणमूल कांग्रेस के घर के नेता के यहां से मिलता है तो उस पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सवाल यही है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आपको लगता है कि X आदमी के खिलाफ आपके पास सबूत है तो आप जाइए ना कोर्ट के अंदर। माननीय न्यायालय किस लिए बना है? माननीय न्यायालय पे आपको विश्वास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी जब 2014 से पहले केस करती थी, 2G के ऊपर हमने केस किया, हमने कोयले के ऊपर केस किया, हमने X के ऊपर केस किया, हमने कई तमाम नेताओं पे केस किया। कोर्ट में गए ना, कोर्ट से लिखवा के लाए ना, कोर्ट से करवा के लाए ना कि इन पे जांच होनी चाहिए। आप क्यों नहीं गए, क्यों नहीं जाते? ये और वो वक्त क्या था जब, याद करिए क्या कहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI तोता है। ये लोग ईडी की फर्क एक देखिए वो और अब का फर्क देखिए। ये कांग्रेस और तमाम गठबंधन गया था ना कोर्ट के अंदर ईडी के खिलाफ कि हमारे पर कार्रवाई हो रही है, परे उठा के फेंकी थी ना। तो ये फर्क है 2014 से पहले और 2014 के बाद। यहाँ पे जो कार्रवाई होती है ना, मेरिट पे होती है कि जो व्यक्ति जिसने कर्म किया है, कर्म कांड किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप बच नहीं सकते। ये कांग्रेस का शासन नहीं है कि आप बच के निकल जाएंगे। इसलिए मेरा कहना है 2014 से पहले तोता कहा जाता था CBI और एजेंसीज को, 2014 के बाद खुद कोर्ट गए थे और वहां से डांट। अतुल जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि आप मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन संजय निरुपम का एक मैं पोस्ट देख रही हूँ एक्स पर, जिनमें उन्होंने ये तमाम बातें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हुए कहा है कि कुर्सी से चिपके रहने की जो जिद है वो आगे जाकर भारतीय राजनीति को और ज्यादा खोखला कर देगी। मैं अरविंद केजरीवाल के प्रति सहानुभूति रखता हूँ, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है, लेकिन ये भी कहा गया कि कुर्सी से चिपके रहने की जिद अच्छी बात नहीं है। देखिए प्रतिमा जी, कुछ बातें मैं अभी यहाँ बताना चाहूँगा कि जितनी बड़ी बड़ी बातें हमारे भाई ने की, हरीश भाई ने, उनको बता दूं कि इनके पार्टी में आने के बाद वो सब साफ सुथरे हो जाते हैं। उनकी इंक्वायरियाँ बंद हो जाती है, फाइल गायब हो जाती है, गलती से नाम आ जाता है, उस CDI ऑफिसर पे कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो होनी चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए ऐसे लोगों को। गलत आरोप करते हैं तो फिर गलत इंक्वायरी करते हैं।
और इन्होंने 2018 में जिस तरह से पीएमएलए में संशोधन किया है, वो संशोधन के बाद तो जो जिसको आरोपी बना रहे हो आप, उसी को प्रूव करना है, और जब तक ईडी नहीं बोलती तब तक बेल नहीं मिलती है। 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको काफी लथाड़ा है इस बात को कि आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाकर लोगों को बेल नहीं मिलना चाहिए, इस तरह की जो व्यवस्था आपने बनाई है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ा। या आप भूल जाते हैं, आप संविधान के बोलते, कहां संविधान को कुछ हुआ है, झूठ बोलते हैं लोग। मुझे बताओ, इलेक्शन कमिश्नर के चयन समिति से इस देश के मुख्य न्यायाधीश को हटा देते हैं ये लोग, और अपना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ भाजपा बना देती है। ये लोगों को 28 पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां, प्रिंसिपल पार्टियां जो है वो इस इलेक्शन कमीशन को 8 महीने से टाइम मांग रही है कि आप केवल नहीं हटाते ईवीएम, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप जो वीवीपैट से चिट निकलता है वो चिट वोटर देखेगा और उसको क्लोज करके डिब्बे में डालेगा। इतने बात के लिए ये मिलने नहीं देते हैं। जो MEL बनाती है, ईवीएम मशीन बनाती है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसमें 4 डायरेक्टर बीजेपी के लोग हैं। ये लोग लश्कर-ए-तोयबा के टेरर फंडिंग को करने वाला संजय सरोज, उसको गले में पटका डाल के उसको पार्टी में लेते हैं। इनका राजू सपनानी, लश्कर-ए-तोयबा का जो पकड़ा जाता है ओस्लो में, वो इनका उपाध्यक्ष है, जवाब देता हूं, ओवरसीज बीजेपी, ओवरसीज फ्रंट ऑफ बीजेपी का, और वो 1 लाख रुपए नमामि गंगे में इस देश के प्रधानमंत्री को देता है। सारे VHU में जिस छात्रा पर रेप होता है वो इनके IT सेल के लोग होते हैं। ठीक है, अमरनाथ पे अटैक करने वाला इनका IT सेल का प्रमुख है। कई नाम अतुल जी ने गिना दिया हरीश जी, कुल मिलाकर यही कहते हुए कि जो आपका साथ ले बीजेपी में चले जाए उनके तमाम आरोप भुला दिए जा रहे हैं, लेकिन वही विपक्ष पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, और खास तौर पर चुनाव के मद्देनजर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये सफाई देते हैं और मीडिया के पीछे छुपते हैं ये लोग। अतुल जी शांत, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश में हर वो संस्था जो मदद कर रही है वो इस बात से वो अभी आपकी एक्सपोज कर रहा हूं। अतुल जी हम रिस्पॉन्स का मौका दीजिए। अतुल जी आपको एक्सपोज कर रहा हूं। अभी मैंने समय आ सकता है, ऐसा भी समय आ सकता है कि सारे स्टूडियो बंद हो जाएंगे, केवल डीडी दूरदर्शन चलेगा, और वो भी पीएम ऑफिस से जितनी खबरें जाती है उतनी दिखा पाएंगे। भी हो सकता है। ठीक है, आपने कह दिया, आप हरीश खुराना जी को सुन लेते हैं जी। देखिए, अभी मेरी इनके पास वो तर्क नहीं, जब मैंने वो दिखाया कोर्ट की, दिखाया कि IT से भी, IT डिपार्टमेंट से के बाद भी जो मैंने दिखाया कि हाईकोर्ट से इनको झाड़ पड़ी, उसका कुछ जवाब नहीं दिया। अभी कह रहे हैं कि PMLA में ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं इनके 3 लोगों का नाम लेता हूं जिनको इन्हीं PMLA से मेरिट ग्राउंड पे बेल मिली। संजय निरुपम को तो जानते हैं ना आप, जानते हैं ना, उनको बेल मिली है। तो संजय राउत को बेल मिली है, जाके पूछिएगा, ठीक है, आपके मित्र हैं। पी चिदम्बरम को तो आप जानते हैं ना, उनको भी बेल मिली, आप चेक कर लीजिएगा। कार्तिक चिदम्बरम को भी बेल मिली है। अतुल जी, जब थोड़ा पढ़ के आया करिए, थोड़ा सा ज्ञान लेके आया करिए जब चैनल के ऊपर बैठते हैं तो। इसलिए जब आप आरोप लगाते हो ना, तो आप जब देखा करिए क्या हो रहा है। देखिए, हमारे देश के अंदर कानून है, और कानून का हमेशा जो है वो पालन होता है, और कानून का हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप ये जो आरोप लगाते हैं ना कि ये हो गया, वो हो गया, अगर आपके पास सबूत है, ईडी कार्रवाई नहीं कर रही, तो जाइए ना कोर्ट के अंदर, कोर्ट से करा के लाइए। हम भी तो जाते थे 2014 के अंदर, हमारी नहीं सुनी जाती थी, कांग्रेस नहीं सुनती थी, हम कोर्ट जाते थे, कोर्ट से SIT या इसकी मांग करते थे और हमें मिलती थी, और तमाम लोग के ऊपर केस हुए। इसलिए मेरा कहना है कि जब ये कहते हैं कि पॉलिटिकल है, ये जो पॉलिटिकल बयानबाजी की बजाय अगर इनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो तो जाइए कोर्ट के अंदर। किसने मना किया है? ठीक है, इसलिए मेरा कहना है कानून पर विश्वास रखिए। अमरीजीत जी, कहा तो ये भी जा रहा है कि विपक्ष को बैठे बैठाए एक मौका मिल गया है। जितना कंसोलिडेटेड, जितना एकजुट विपक्ष पहले नहीं था, चुनाव की तारीखों से ठीक पहले तक नहीं नजर आ रहा था, उतना अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से नजर आने लगा। क्या बैठे बिठाए एक मौका विपक्ष के हाथ लग गया? कोई भावनात्मक अपील इस पूरी गिरफ्तारी के बाद नजर आएगी? कहीं कोई फायदा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? प्रतिमा जी, ये तो इंडिया अलायंस तो बहुत पहले बन गया था, जून से चल रहा है, तो ये सब इकट्ठे हैं। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल के साथ हैं, पंजाब में कांग्रेस केजरीवाल के खिलाफ है, बंगाल में CPM के साथ में है कांग्रेस, और केरल में खिलाफ है। तो बहुत सारे एकजुट हैं। तो किस मुद्दे पर एकजुट, कहां पर एकजुट हैं, कहां पर अलग हैं? ये अपने स्वार्थों के कारण है ना एकजुट, कोई किसी नीति के आधार पर नहीं है ये एकजुट। और जो अपना अतुल जी ने बात बताई अभी MS गिल की, MS गिल पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन की उन्होंने और मंत्री बने केंद्र में। और कहे तो मैं उस बजरुल इस्लाम जी का भी बता दूं कि वो राज्यसभा मेंबर थे, इस्तीफा दिलाया, उनको जज बनाया, उनसे एक वो लिया, उन्होंने एक फैसला दिया, उसके बाद उन्होंने जज से इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर राज्यसभा मेंबर बन गए। अतुल जी, कहें तो मैं और लंबी लंबी कहानियां सुनाऊं 1947 के बाद की,
तीन जजों को सुपरसीड करके, मेरे पास भी कहानियां है। देखिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था ना, आपके बीच में नहीं बोला था ना। 3 जजों को सुपरसीड करके कैसे बनाया गया था? कोट करके बोल रहे हैं ना, इसलिए मैं आपको कोट करके बता रहा हूं। तो बीच में नहीं, अरे बीच में तो नहीं बोलेंगे ना आप। आपको जवाब देने का मौका मिले तो जरूर दीजिएगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूं आपको कि आप जो ये लंबी चौड़ी लिस्ट लेके आते हैं ना, उस लंबी चौड़ी लिस्ट में अभी आपको तो कोर्ट पे भरोसा है ना, न्यायालय पे तो भरोसा है ना। बाकी सबको तो आपने कह दिया सरकार की या बीजेपी के वो अलायंस है। सरकार पे तो है, उसी ने इलेक्टोरल बोर्ड पे बॉन्ड पे लिया, उसी ने बाकी चीजों पे से। तो आप जाकर के सीधे, मैं बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं कि आप सोचते हैं कि कांग्रेस ने खुद अपने समय में जितने घोटाले हुए थे, कांग्रेस ने खुद किए थे क्या? खुद उनका खुलासा किया था क्या? कांग्रेस ने तो खुलासा नहीं किया था ना। खुलासा तो विपक्षी दलों की जिम्मेदारी है ना। न्यायालय में गए थे ना, तो आप करिए ना। क्यों नहीं करते आप? यहां बैठ के क्यों करते हैं आप? उस समय कांग्रेस ने खुद नहीं कहा था कि ये घोटाला हो गया, लो हम करते हैं, ठीक, खुलासा कर दिया। नहीं, तो ये और विपक्ष को मजबूत करना ना मीडिया की जिम्मेदारी है ना सत्ता पक्ष की। खुद उसको मजबूत होना पड़ेगा। नहीं, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना, अरे ये जिम्मेदारी भी बाकी लोग निभाएंगे। संजीव जी का भी रुख कर लेती हूँ। संजीव जी, यहाँ से आगे की राह कितनी कठिन होने वाली है? सबसे बड़े नेता आम आदमी पार्टी का वो चेहरा जिसकी अपील है। जी अतुल जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच संजीव जी सवाल मेरा आपसे है, आगे की राह कितनी मुश्किल रहने वाली है? देखिए, मुझे लगता है कि जनतंत्र में ये चीजें जनता तय करती है, हम केवल माध्यम होते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता इस बात को लेकर एक मत है कि 10 साल में इस देश के जनतंत्र कमजोर हुआ है, 10 साल में इस देश का संविधान कमजोर हुआ, और 10 साल में जितने भी वादे देश की जनता से की गई, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया, केवल महिमा मंडन के सिवाय। तो मुझे लगता है कि देश की जनता इस बात को लेकर एक मत है। दूसरी बात, आपकी एक बात से मैं सहमत हूं कि हाँ, हमारे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नेताओं को आपने जेल में डाल दिया। और अरविंद केजरीवाल जी ने आज भी चिट्ठी में कहा है कि ऐसे हमने संकट तो खूब देखे हैं और ऐसे संघर्ष भी हमने खूब किए, तो हमें तो संकट का और संघर्ष का हम सब लोग अब आदी हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल जी या हम सब लोग ये जीवन जनता के लिए समर्पित है और ये लड़ाई मजबूती से लड़ते रहे। संजीव जी, देखिए, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा था शुरुआत में, डिबेट की शुरुआत में, कि क्या अपना कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी अरविंद केजरीवाल चुनेंगे? क्योंकि आप भी जानते हैं कि दिल्ली में इस वक्त हालात किस तरीके के हैं। आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है, उसके और उपराज्यपाल के बीच के रिश्ते कैसे हैं। तो सरकार जेल से चलाने की बात आपकी तरफ से कह दी गई, लेकिन वो इतना आसान होने नहीं वाला, और अगर मुश्किलात पैदा होंगे तो राष्ट्रपति शासन की नौबत आ जाए। इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि क्या कोई उत्तराधिकारी अरविंद केजरीवाल का हो सकता है? मुझे लगता है कि उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम सब, मैं भी विधायक हूं और हम सब लोग अपना नेता अरविंद केजरीवाल जी को चुना है। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल नेता इसलिए चुना है क्योंकि दिल्ली की जनता ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी जो बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महिलाओं के 1000 भत्ते पे, चाहे महिलाओं पर यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे जो काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़कर और उससे बेहतर काम करते रहे हैं। तो इसीलिए ये मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। तीसरी बात, देखिए, कानून में आपने भी कहा कि कहीं कहीं कोई इस तरह का प्रोविजन नहीं है कि अगर आप जेल जाएंगे तो आप सरकार नहीं चलाते। सरकार चलेगी, सरकार भी चलेगी और संगठन भी चलेगी और बखूबी चलेगी। हम सब लोग कोई सत्ता के मोह के लिए नहीं आए हैं कि भाई वो जाएगा तो दूसरा कोई बन जाएगा, दूसरे को सत्ता मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं। हम सब लोग इस देश के अंतिम व्यक्ति की न्याय के लिए, उनके हक की लड़ाई लड़ने आए हैं और इस हक की लड़ाई के लिए जो भी मूल्य देना पड़ेगा वो सब मूल्य हम देने के लिए और चुकाने के लिए तैयार है। हमने पहले ही अपनी ओपनिंग कमेंट में कहा कि हम सब लोग भगत शहीद आजम भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। अभी वो कह रहे थे शहीद आजम भगत सिंह से तुलना क्यों करते हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक बात कहा कि शहीद आजम भगत सिंह को अंग्रेज के कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं था। आप उस तरह की कोई प्रक्रिया ना करें। हमें इस देश की कानून व्यवस्था पूरा भरोसा है और इस देश पे कानून न्याय देगी, ये सब मुझे उम्मीद है। और हम इस बात के लिए जाकर जस्टिस सीख भी कर रहे, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक है, जल्दी से हरीश जी, जल्दी से। प्रतिमा, अभी इन्होंने बोला कि लोकतंत्र कमजोर हुआ 10 साल के अंदर। पंजाब में जब जीतते हैं तो लोकतंत्र मजबूत हो जाता है, बहुत मजबूत होता है, लेकिन अन्य राज्यों में जब नोटा से कम वोट आते हैं तो लोकतंत्र खराब है। अभी मैं तो चाहता हूं कि मेरे भाई, मेरे मित्र संजीव झा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, हम उनको अग्रिम बधाई दे देंगे, लेकिन ये जो कहां गया वो पैमाना, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कहां गया वो जो कहा करते थे कि आरोप लगे तो पहले इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद जांच होनी चाहिए, ठीक हो जांच से वापस आ जाओ, ठीक हो जाए तो वापस बन जाओ। आज वो पैमाना कहां गया, जब वो पैमाना
शीला दीक्षित के लिए था, कांग्रेस के लोगों के लिए था, विपक्षियों के लिए था। आज अपने ऊपर जब आई तो अब क्यों बहानेबाजी है, सवाल ये है। ठीक है अतुल जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे भी चाहूंगी। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में एक बात जो लगातार कही जा रही है वो ये कि ईडी का, सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, विपक्ष के तमाम नेताओं पर ही कार्रवाई हो रही है, बहुत सेलेक्टिव कार्रवाई का आरोप आप लोग लगातार लगा रहे हैं। लेकिन इसका क्या आने वाले दिनों में आप कोई असर भी देखने वाले हैं? आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो तमाम अलग अलग दल हैं उनके छिटकने का खतरा बढ़ गया है, कहीं अगर उनको ये डर सताने लगा कि हम पर कार्रवाई ना हो जाए? नहीं, कोई दल छिटकने वाला नहीं है और पक्के हो गए हैं। और ये जो सोच रहे हैं ना कि दल अलग अलग हो जाएंगे, तो दल का छोड़ दो। परिवारवाद का तो उदाहरण अपने पैनल में ही बैठा है, मदन लाल खुराना जी के बेटे है हमारे हरीश भाई। तो परिवारवाद तो इनके 40 परिवार है। बांसुरी स्वराज को भी टिकट मिली है, उनको भी बधाई। और देखो बीच में बोला नहीं हरीश भाई, मैं बीच में बोला नहीं था। सच आया तो रोते मत जाइए। जब सच बोला तो रोते मत जाइए। वो अनुराग गोली मारो सालों को ठाकुर, वो भी परिवारवाद का उदाहरण है। पीयूष गोयल भी परिवारवाद का उदाहरण है। देवेंद्र फडणवीस भी परिवारवाद का उदाहरण है। दुष्यंत भी परिवारवाद का उदाहरण है। जसवंत सिन्हा का बेटा भी परिवारवाद का उदाहरण है। जय शाह भी परिवारवाद का उदाहरण है। सिरे से गिना रहा हूं। क्यों जलन होती है? आप जब बोल रहे थे मैं बीच में बोला नहीं। आप जब बोल रहे थे तब बीच में मैं बोला नहीं। आप जब बोल रहे थे तब हम बीच में बोले नहीं। खुराना जी आप जब बोल रहे थे तब बीच में बोला नहीं। सच बोला तो मिर्ची लगी। जब सच बोलता हूँ मिर्ची लगती है आपको। जब सच बोलता हूँ मिर्ची लगती है। बीच में क्यों बोल रहे आप? बीच में क्यों बोल रहे हैं? 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 परिवार बोल रहे हैं। मिर्ची लग रही है। मिर्ची लग रही है। अनुराग ठाकुर का भाई कौन से क्वालिफिकेशन से लेके वहां पर आए? कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ये हमारे साथ जो तमाम मेहमान मौजूद है उनकी तरफ से अपना अपना पक्ष रखा गया है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भ्रष्टाचार पर वार बता रही है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि ये जो भी वार किए जा रहे हैं ये बेहद सिलेक्टिव है, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है और इसकी टाइमिंग को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं की तरफ से। कुल मिलाकर विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध करते हुए इसे गैर कानूनी लगातार बताया जा रहा है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ अड़ी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम कुल मिलाकर आपको बता रहे थे किस तरीके से इस पूरे मसले पर अब भी सियासत जारी है और अरविंद केजरीवाल की तरफ से अब जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर हाईकोर्ट का रुख किया गया है। क्या उन्हें राहत मिलेगी? बड़ा सवाल है। इस पर आगे भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।